जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 में जो पेपर होने वाला है उसका सोशल साइंस का पढ़ेंगे। सामाजिक ज्ञान अभिलिख सामाजिक अध्ययन, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लोगों के लिए है। इसके पहले हम लोग एसएसटी की 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और बाल विकास की भी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट से जा करके देख सकते हैं। और 1 से 30 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं। 31 नंबर के प्रश्न से आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। 31 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न दिया है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय लें। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये पूछ रहा है, ये जो दिया है ये किस की विशेषता बता रहा है या किस संविधान के में किसकी विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ए में दिया है संघवाद, बी में है शक्तियों का बंटवारा, सी दिया है धर्मनिरपेक्षता और डी दिया है संसदीय शासन। तो इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन ए सही है। संघवाद की व्याख्या कर रहा है। विश्लेषण दिया है, इसमें विश्लेषण सहित है, व्याख्या सहित है। तो हम लोग देख लेते हैं। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती। यानी हमारा संविधान ये कहता है कि शासन की व्यवस्था में केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को या लोगों को ही सम्मिलित नहीं करती है, जो सभी के लिए निर्णय लें। ऐसा किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है कि संविधान इसकी व्याख्या नहीं करता है कि कुछ ही लोग सभी के लिए निर्णय ले। यह सरकार के विभिन्न स्तर हैं। यहाँ पर सरकार के जो हैं विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के संघवाद विशेषता की व्याख्या करता है और यह भारतीय संविधान के संघवाद की विशेषता की व्याख्या करता है। संघवाद मूल रूप से एक द्वैत शासन प्रणाली है। संघवाद क्या है? संघवाद एक मूल रूप से द्वैत सरकार प्रणाली है जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल हैं। हम लोग देखते हैं कि एक केंद्र होता है, अपने भारत में ही भी एक केंद्र होता है, केंद्र की सरकार होती है और बाकी कई राज्यों की सरकार होती हैं। तो इसी को द्वैत सरकार प्रणाली यानी कि द्वैत शासन यानी कि 2 शासन की व्यवस्था किया गया है जो संघवाद की विशेषता करता है। इसमें एक द्वैत सरकार में एक केंद्र और कई राज्य शामिल हैं। संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक है। संघवाद क्या है? संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में दोहराया था कि राज्य संघ के महज उपांग नहीं है और संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्तियों को कुचला नहीं जाए। कोर्ट ने यह कहा था कि संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्तियों को कुचला नहीं जाए। संघीय सिद्धांतकार केसी वेयर के अनुसार, संघीय सिद्धांतकार थे केसी वेयर इनका नाम है। इनके अनुसार भारतीय संविधान की प्रकृति अर्धसंघीय है, अर्थात द्वैत शासन है। एक केंद्र की सरकार होती है और कई राज्यों की भी सरकारें होती हैं जिनको मिलाकर एक संघ बनता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है, संघवाद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। इसमें दिया है कि इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। ऑप्शन ए में दिया है बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। बी में दिया है राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है।
ये प्रवासी मजदूर की अवस्था को पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जो भारत के एक शहर में आए, यानी कि भारत का कोई शहर है, वहाँ से प्रवासी अर्थात बाहर से आए मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाता है। यानी कि बाहर से कोई प्रवासी आया और वो मजदूर है, तो उसकी अवस्था को सबसे करीब से कौन सा ऑप्शन इसमें दर्शा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है, बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है। पक्की दुकान का मालिक है तो होगा ही नहीं, प्रवासी है। जिसमें उसे पूरे वर्ष आय मिलती है, तो ये हो नहीं सकता, प्रवासी है चूंकि वो। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है, तो ये हो सकता है। आगे और देखते हैं ऑप्शन। जा एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ा का शोरूम खोलता है, ये भी संभवतः नहीं होगा। डी में दिया है, वीणा एक अनाधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी ही सही है। बी ऑप्शन सही है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है, क्योंकि ये प्रवासी है, इसका यहाँ पे कुछ है नहीं। तो एक ठेला इन्होंने ले लिया और उसी ठेले पर सामान बेचते हैं और रात में होने पर उसी में सो जाते हैं, क्योंकि ये प्रवासी हैं, यहाँ पे शहर में बाहर से आए हैं। विश्लेषण इसका देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। यानी कि अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक, चाहे जाएं आंतरिक एरिया में जाएं या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में प्रवासी श्रमिक को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक संघ अधिनियम कब बनाया गया है? तो 1979 में। और प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने, यानी कि बाहर के श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी संगठन या प्रतिष्ठान या संस्थान जितने भी हैं का पंजीकरण होना अनिवार्य किया गया है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। इसमें राजन एक ठेले पर सामान बेचता है क्योंकि मजदूर है और रात में होने पर उसी में सो जाता है। यहाँ नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है, ये मजदूर बता रहा है कि मजदूर है। अनाधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाता है, ये भी नहीं है क्योंकि मजदूर बताया जा रहा है और प्रवासी है। तो ये दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसमें ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। दादन व्यवस्था में ऑप्शन ए दिया है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। बी में दिया है इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। सी में दिया है इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है केवल बी सही है। बी में दिया है कि ए तथा बी दोनों सही हैं। सी ऑप्शन में दिया है बी तथा सी दोनों सही हैं। डी में दिया है कि सभी ए, बी तथा सी सही हैं। तो इसमें व्यवस्था बात करें तो ऑप्शन सी सही है, बी तथा सी दोनों सही हैं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं हम लोग। दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तादात्म्य संबंध स्थापित होता है। दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तादात्म्य संबंध स्थापित होता है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। व्यापारी क्या होता है? कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं तथा बी और सी दोनों सही हैं। ये ज़्यादातर दादन व्यवस्था है बुनकर क्षेत्र में प्रचलित है
बुनकर व्यापारी क्या करते हैं, कच्चा माल बुनने वाला सामान सारा मजदूरों को दे देते हैं और मजदूर लोग ज़्यादातर अपने घर पर या कार्यशाला पर ही तैयार माल तैयार करके, कच्चे माल को तैयार करके फिर वो व्यापारी को वापस करते हैं। उसके बदले में उनको मजदूरी मिलती है। बी और सी दोनों सही है। इसमें बी की बात करें, इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है दादन व्यवस्था में। और सी भी सही है। सी में इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है कि बी और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। या विरोध प्रदर्शन के दौरान एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? ए में दिया है अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, बी दिया है नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष, सी दिया है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष, डी में दिया है अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। इसमें बात सही की बात करें तो ऑप्शन सी सही है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। व्याख्या इसकी देखते हैं हम लोग। व्याख्या में, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ एक संघर्ष हुआ था, उसी से हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना पुलिस द्वारा जुड़ी हुई है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया। रंगभेद प्रणाली जो थी वो लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर कि ये गोरे हैं, काले हैं, इस तरीके का भेदभाव पर विभाजित करने का कार्य रंगभेद प्रणाली ने किया। इसी रंगभेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अश्वेत अर्थात जो श्वेत नहीं थे, जो गोरे लोग नहीं थे, उनको इस रंगभेद प्रणाली के कारण लोगों को मतदान के अधिकार, जो अश्वेत थे अर्थात गोरे नहीं थे, गोरे लोग नहीं थे, उनको मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। रंगभेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया और इस प्रकार से रंगभेद व्यवस्था या प्रणाली ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका के आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया। इस नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण या हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? ऑप्शन ए दिया है, यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक गुलनाम रखने का अधिकार देता है। हिंदू उत्तराधिकार की बात कर रहा है अधिनियम 2005। निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? ए में दिया है, यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक गुलनाम रखने का अधिकार देता है। बी में है, या बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है।
सी में यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। डी में दिया है यह केवल एक गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन पर अधिकार मानता है। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो आइए पहले विश्लेषण देख लेते हैं। हम लोग विश्लेषण देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2005 के अनुसार यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद, पहले 1956 का अधिनियम था, उसे सितंबर 2005 में इसमें संशोधन होने के बाद वर्ष 2005 में से वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए सामुदायिक संपत्ति विभाजन के लिए सामुदायिक के रूप में मान्यता दी गई। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया ताकि एक सामुदायिक की पुत्री को भी जन्म से सामुदायिक बनाया जा सके तथा यह लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन बी इसमें सही है। ऑप्शन बी इसमें सही है कि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2005 लैंगिक समानता की ओर एक कदम है, क्योंकि यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। भारतीय खाली स्थान के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय अर्थात भारत के लोग किस दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं? ए में दिया है भारत के पहले आम चुनाव, बी में दिया है भारत की स्वतंत्रता, सी दिया है संविधान के लागू होने, डी है संविधान का लेखन पूरा होने। हम लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। विशेषता देख लेते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी सही है। संविधान के लागू होने पर, संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है, यह भारत सरकार अधिनियम सबसे पहले जो बना था 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत कर लिया गया भारत का संविधान, परंतु लागू कब किया गया? लागू किया गया इसे 26 जनवरी 1950 को तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तब से 26 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, पूरी तरीके से बन गया था, अंगीकृत भी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और तब से भारतीय संविधान को लागू होने के दिन को यादगार बनाने के लिए तब से 26 जनवरी के दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी सही है इसमें, संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक या महंगा उस उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? राम्या है, एक लड़की है राम्या, या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है और उसे उसके मालिक के महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वह वकील नहीं कर पाती है और उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा उसे वकील मुहैया कराया जाएगा? ए में दिया है आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, बी में दिया है अनुच्छेद 39A, सी में दिया है अनुच्छेद 40, डी में दिया है अनुच्छेद 21। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन इसमें अनुच्छेद 39A है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें शामिल हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A में कहा गया है, राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुच्छेद 39 अर्थात 39A में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए प्रश्न में भी राम्या को अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को सही साबित करने हेतु अनुच्छेद 39A के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत राज्य इन्हें गरीब लोगों को अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील मुहैया कराएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 38। अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है ए और उसका कारण आर दिया गया है, इसको पढ़ना है और उसमें से जो कथन सही हो उन्हें चयन करना है। ए अभिकथन दिया है कि ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। ए में दिया है ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। इसका कारण आर दिया है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में दिया है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है।
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विश्लेषण देखते हैं हम लोग, इसमें व्याख्या इसकी देखते हैं। तो ऊपरी न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं, यानी कि ऊपर से ऊपरी न्यायालय जो होता है उसके जो भी फैसले होते हैं वह नीचे की सारी न्यायालयों को, अर्थात नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे ऊपर न्यायालय होता है, शीर्ष न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय भारत का। और भारत एक संघीय राज्य है। भारत एक संघीय राज्य है, अर्थात संघों का राज्य है भारत। एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। भारत की जो न्यायिक प्रणाली है एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है। न्यायिक प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय है, फिर उसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं। ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मानने पड़ते हैं, ये भी सही है। और इसका कारण यह है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये भी इसकी सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं ए, बी और सी, इन पर विचार करना है और जो भी विकल्प सही हैं उनका चयन करना है। ए में दिया है तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। बी दिया है तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। सी में दिया है कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए में विकल्प ए दिया है कि केवल ए सही है। बी में दिया है केवल ए तथा बी सही है। सी में दिया है ए केवल बी तथा सी सही है। डी में सभी ए, बी तथा सी सही हैं। इसमें व्याख्या की बात करें तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है कि बी और सी सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 1996 में ईस्वी में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशयों से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। और तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार किया। उस समय जो तत्कालीन मतलब उस समय जो सरकार थी, उन्होंने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा अर्थात लीज देना स्वीकार किया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। इस प्रकार कथन बी और सी सही है। कथन बी में दिया है कि तवा संघ
का गठन, मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की रक्षा के लिए किया गया था। अभी हम लोग देखे 5 साल के लिए लीज पर दे दिया गया था इनको। सी में दिया है तवा संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। अभी हम लोग देखें इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। जनजातीय भाषाओं के जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए। ए में दिया है संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भी दिया है जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प में दिया है, ए में दिया है कि केवल ए सही है, बी में दिया है केवल बी सही है, सी में दिया है ए तथा बी दोनों सही हैं, डी में दिया है ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि ए तथा बी दोनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं हम लोग। वर्ष 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी तथा संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं। इस प्रकार जनजातीय भाषाओं के संदर्भ में कथन ए और बी दोनों सही हैं। संथाली लोग जनजातीय लोग हैं और इनके बारे में जो यहाँ कहा जा रहा है दोनों ऑप्शन सही हैं कि संथाली भाषा का बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं, सही है। बी में दिया है जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं, ये भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में दिया है निम्नलिखित स्तंभ का मिलान कीजिए। कॉलम यक्स जो है सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके का है और कॉलम वाई उसका विवेचन या अर्थ दिया है। तो कॉलम ए में दिया है, कॉलम यक्स में दिया है ए में व्यवहारवाद, बी में रचनावाद, सी बहु विषयक उपागम, डी अंतर विषयी उपागम। कॉलम वाई विवेचन में या अर्थ में दिया है समकालीन ज्ञान में सहायता करना। सेकंड दिया है सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। इसमें सही विकल्प का इसमें चुनाव करना है। सही विकल्प की बात करें तो ऑप्शन बी सही है। सही सुमेलन और इस प्रकार है, सही सुमेलन इस प्रकार है। व्यवहारवाद कहता है कि सीमित कौशल, व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय है। व्यवहारवादी क्या है? व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय है। रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। बहुविषयक उपागम, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अंतर विषयी उपागम समकालीन ज्ञान में सहायता देते हैं। बहुविषयक रचनावादी की बात करें, रचनावादी अधिगम
कर्ता केंद्रित और प्रासंगिक है और बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। और अंतर विषयी उपागम समकालीन ज्ञान में सहायता करना। इस प्रकार से ए का सेकंड सही है, ए का सेकंड सही है और बी का फोर्थ सही है, बी का यहाँ पे फोर्थ सही है और सी का यहाँ पे दिया है थर्ड सही है, सी का थर्ड सही है और डी का फर्स्ट सही है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही सुमेलन है कि व्यवहारवादी का अर्थ या विवेचन होता है कि व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय करता है, रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित, रचनावादी जो होता है वह अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक होता है। बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, बहुविषयक अर्थात बहुत से विषयक तो वे हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अंतर विषयी उपागम समकालीन ज्ञान में सहायता करना होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या करता है? कौन सा ऐसा शब्द है जो इतिहास में पुरा स्थल, पुरा अर्थात प्राचीन, स्थल मतलब स्थान अर्थात प्राचीन स्थान की सही व्याख्या कौन सा ऑप्शन करता है? ए में दिया है वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण होता है। बी में दिया है वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। वह स्थान जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। डी है वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हैं। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ए में दिया है वह स्थान जहाँ पत्थर के औजार निर्माण किया जाता है। आज भी पत्थर के औजारों का निर्माण हो सकता है, कहीं होता हो, लेकिन ये पूरा स्थल अर्थात प्राचीन स्थल कैसे सिद्ध होगा? प्राचीन स्थल वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, अर्थात प्राचीन समय के अवशेष जहाँ मिले हों उस स्थान को प्राचीन स्थल कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। यह तथ्य इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो उस काल को कहते हैं जहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और इनके साक्ष्यों के लिए पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि इस काल में कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? ए में दिया है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट। बी है अल्पसंख्यकों के रोजगार पर NSS डाटा। सी है एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार है। डी दिया है अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। क्या किया जाएगा? ऑप्शन डी ही सही ऑप्शन है। ये कह रही है कि एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में, अल्पसंख्यक समुदाय क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके जीवन के अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। तो कौन सी शिक्षण पद्धति
उपयुक्त होगी। तो अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले अर्थात अल्पसंख्यक क्षेत्र जो हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उनकी दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण, ये सबसे उचित शिक्षण रणनीति होगी। विश्लेषण हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी, जिस पर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 39 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं। हमारे जो मूल अधिकार हैं उसके अनुच्छेद 39 में मूल अधिकार के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं, उसमें दिया गया है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों से संबंधित। इसके अलावा अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, सुरक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करना एक सबसे उपयुक्त शिक्षण गतिविधि होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित प्रारंभिक अर्थात प्रारंभ की जो शिक्षा होते हैं उसमें प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। ए में दिया है अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं। बी में दिया है आरक्षण नीति पर लेख। सी दिया है मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र। डी दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। यही ऑप्शन जाति आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराना है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे बेस्ट होंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत यानी कि उनका बचपन कैसे था उसके बारे में बता करके इनको जाति आधारित भेदभाव के मुद्दों को समझाया जा सकता है, उनसे अवगत कराया जा सकता है। तो इसका आप विश्लेषण देखते हैं। BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने हेतु 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी। 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत को सुना करके। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। एक इतिहास की अध्यापिका, एक हिस्ट्री की टीचर है, अध्यापिका है, एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। ऐसे ही प्रश्न सीटेड में अक्सर आते हैं जो माइंडेड होते हैं, दिमागी होते हैं। तो एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। ए में दिया है तुलनात्मक समय रेखा, बी है रेखा आलेख, सी में है प्रगतिशील समय रेखा, डी है दंड आलेख। प्रगतिशील समय रेखा
राइट ऑप्शन होगा विश्लेषण। हम लोग देखते हैं, एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसे प्रगतिशील समय रेखा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्रगतिशील समय रेखा भारतीय इतिहास की समय रेखा है। प्रगतिशील समय रेखा भारतीय इतिहास की समय रेखा है, जिसमें भारत और इसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण कानूनी और क्षेत्रीय परिवर्तन तथा राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। समय रेखा क्या है? तो प्रगतिशील समय रेखा भारतीय इतिहास की एक समय रेखा है, जिसमें भारत और उसके पूर्ववर्ती अर्थात पहले के जो राज्य थे उसमें महत्वपूर्ण कानूनी और क्षेत्रीय परिवर्तन तथा राजनीतिक घटनाएं उसमें प्रगतिशील समय रेखा में शामिल हैं। तो प्रगतिशील समय रेखा से उन्हें राइट ऑप्शन है इसमें प्रगतिशील समय रेखा ऑप्शन सी। इसी के साथ साथियों ये वीडियो यहीं तक। आप लोग यदि पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।